नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक शब्द आजकल आप बार बार सुन रहे होंगे, महाभियोग सुन रहे होंगे। एक प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव, उस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है, हंगामे हो रहे हैं। राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं और धनखड़ साहब का नाम भी बार बार आ रहा है। कुछ बड़े सवाल हैं कि क्या वाकई धनखड़ साहब को विपक्ष हटा पाएगा या बिना संख्या बल के विपक्ष ये कवायद कर क्यों रहा है, और क्या कहीं इसका इंडिया गठबंधन में जो टूट फूट है उससे भी कोई जुड़ाव है, या ये सिर्फ अपने आप को दिखाने वाली स्थितियां हैं। थोड़े से इतिहास की बात करेंगे, क्या प्रोसेस है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तकरीबन 70 साल बाद इस तरह की पेचीदा स्थिति बन रही है, यानी पहली बार इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। इससे पहले 2020 के आसपास, जबकि 12 विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नोटिस दिया था, और तब जो सभापति थे वेंकैया नायडू, उन्होंने इसे एकदम खारिज कर दिया था अनुच्छेद 90 के तहत। इसे उन्होंने गैर स्वीकार्य बताया। तब वो सभापति थे, और उस वक्त वजह यह भी थी कि 14 दिन पहले इसे पेश नहीं किया गया था। एक और मौलिक बात जान लीजिए, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति से ज़्यादा हम उन्हें राज्यसभा के सभापति कहेंगे। ताज़ा घटनाक्रम 10 दिसंबर के आसपास से शुरू होता है, और जब ये स्थितियां 4 महीने के भीतर स्थितियां इस हद तक आ गई हैं कि विपक्ष कह रहा है कि धनखड़ साहब को हटाना पड़ेगा। 25 नवंबर को सत्र शुरू हुआ था, और उसी दिन से राज्यसभा में नोकझोंक शुरू हो गई, हंगामा शुरू हो गया। 60 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने धनखड़ के खिलाफ ये प्रस्ताव पर साइन किए हैं, और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए इस तरह का मामला, जैसा मैंने पहले भी कहा, उपराष्ट्रपति नहीं, जब वो राज्यसभा के संदर्भ में हम बात करते हैं तो वो फिर सभापति हो जाते हैं। तो इस तरह का मामला ये पहला है। 2020 में इस तरह की कोशिश हुई थी, लेकिन वो नोटेड में नहीं आएगा। अब विपक्ष के आरोप क्या है, विपक्ष की नाराजगी क्या है? विपक्ष का कहना है कि इंडिया अलायंस के अलावा दरअसल कोई रास्ता ही नहीं बचा था, क्योंकि सभापति बोलने का मौका नहीं देते। 8 अगस्त के आसपास चले जाइए, अगस्त में जब मानसून सत्र चल रहा था, तब भी धनखड़ और विपक्ष के बीच विवाद हुआ। खड़गे साहब ने कहा कि भाई फोगाट पे चर्चा होनी चाहिए, तो जो धनखड़ साहब है उन्होंने डांट दिया, यानी सभापति ने डांट दिया था। डेरेक ओब्रायन, जयराम रमेश, उनको भी उन्होंने फटकार लगाई थी। कभी कभी वो बिल्कुल सख्त जो टीचर होता है उस तरह के व्यवहार उनका सामने आता है। तब यानी अगस्त में जब मानसून सेशन चल रहा था, 87 सांसदों ने सहमति दे दी थी कि ठीक है, एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन सदन का कार्यकाल खत्म हो गया। अब 4 महीने बाद 10 दिसंबर, जब अभी ये नया सेशन शुरू हुआ है 25 नवंबर से, तब ये स्थितियां आते आते इस कदर हो गई हैं कि विपक्ष इसे लेकर प्रस्ताव ला रहा है। 10 दिन पहले ही विपक्ष ने नोटिस दे दिया है। 14 दिन में सरकार की ये जिम्मेदारी है कि चर्चा उसे करवानी होती है। ताज़ा विवाद कहाँ से शुरू होता है? ताज़ा विवाद यहाँ से शुरू होता है कि विपक्ष चाह रहा था किसी और मुद्दे पर चर्चा करना। इसके बाद बीजेपी की तरफ से मुद्दा आया कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच जो रिश्ते हैं उन पर बात करनी चाहिए। जॉर्ज सोरोस अपने कश्मीर को लेकर दिए गए बयान को लेकर बहुत विवादित उनका बयान रहा है। अब एनडीए को परमिशन मिल गई है। एनडीए को परमिशन मिलने के बाद विपक्ष जो है उसे भी एक मौका मिल गया। एक शब्द बार बार आता है, महाभियोग। हालांकि जब हम उपराष्ट्रपति का जिक्र करते हैं या राज्यसभा के सभापति का जिक्र करते हैं तो संविधान में बहुत स्पष्ट व्याख्या प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप इसकी नहीं है, लेकिन क्या कुछ है वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं। उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, उच्च सदन के पदेन सभापति हैं, तो उन्हें उपराष्ट्रपति पद से हटाना होगा। एक तो ये तरीका हो जाता है। अब ये जो शब्द है महाभियोग, इसे समझ लीजिए, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं जो लिखित है। किसी पद पर बैठे व्यक्ति को उस पद की सभी शक्तियों और जिम्मेदारियों से हटाने का निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इसे महाभियोग कहा जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124(4), 5, 217 और 218 में मिलता है। परिभाषा, शाब्दिक परिभाषा की बात कर रहा हूं। अब जो सभापति हैं, जिस पद पर अभी धनखड़ है, प्रोसेस क्या होती है, क्या कुछ मोटे मोटे नियम है वो जान लीजिए। एक तो 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव पेश करना है उसके 14 दिन पहले जानकारी देनी होगी। उपराष्ट्रपति सदन की अध्यक्षता तब नहीं करेंगे, मतलब सभापति जो होंगे वो सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, तो जो उपसभापति होंगे वो उनकी जगह लेंगे। और वोटिंग का अधिकार नहीं रहेगा। मान लो वोटिंग की नौबत आ जाती है, और दोनों तरफ से, विपक्ष पक्ष दोनों की तरफ से समान वोट आ जाते हैं, तब भी उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं रहेगा। अब राज्यसभा से चलिए किसी तरह पास करा लिया जाए, हालांकि संख्या बल में अभी आगे आपको बताऊंगा
तो संख्या बल नहीं है, लेकिन अगर करवा भी लिया जाता है तो फिर ये लोकसभा के पास जाता है, वहां पर भी विपक्ष के पास ऐसी स्थितियां नहीं है, राज्यसभा से भी और कमजोर स्थितियां हैं। नोटिस देने के बाद लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो दोनों सदनों में चर्चा कराएं, और ऐसा लगता नहीं कि इस सेशन में चर्चा हो पाएगी, क्योंकि ये सेशन भी खत्म होने को है। संख्या का गुणा गणित देख लीजिए, अलग अलग आंकड़ों के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। राज्यसभा में तकरीबन 231 सदस्य, बहुमत के लिए 116 सांसद होने चाहिए। इंडिया अलाय का, इंडिया गठबंधन का कुल अगर कुनबा जोड़ लिया जाए, ये हो जाते हैं 84। अगर 11 और भी इनके साथ मिल जाए तो भी ये संख्या 95 जाती है, मतलब 116 तक तो वैसे ही नहीं पहुंच रहे। प्रस्ताव पास होना संभव नहीं लगता संख्या बल के हिसाब से। अगर राज्यसभा में हो भी गया तो फिर लोकसभा में ये जाएगा, वहां पर भी इसे बहुमत से पास होना चाहिए, और वहां विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर नहीं है। लोकसभा के गणित आपको पता है। अब जब सवाल ये है कि ये सब जब कुछ होना जाना ही नहीं है तो ये सारी कवायद है क्या? अगर अविश्वास प्रस्ताव पर कम से कम वोटिंग जैसी स्थितियां भी आ जाती हैं, तो विपक्ष को एक तरह से मजबूती मिलेगी, राज्यसभा में उसे मजबूती मिलेगी। तो एक तरह से जानकार जो कहते हैं कि वो एक पॉलिटिकल फैसला है इस प्रस्ताव को लेकर आना। विपक्षी दल इस प्रस्ताव के जरिए उन्हें हटा पा रहे नहीं हटा पा रहे, वो दूर की कौड़ी है। लेकिन इससे ज्यादा ये है कि अगर राज्यसभा से प्रस्ताव पास हो गया तो नैतिक तौर पर एक जो उपराष्ट्रपति हैं, जो सभापति हैं सदन के, उन पर एक प्रेशर बनता है। अगर ये लेकर आया गया है, ये पूरी कवायद की जा रही है, तो राज्यसभा में एनडीए पर हावी होने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है, राजनीतिक जानकार कहते हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव से जो इंडिया अलायंस है उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। टेस्टिंग क्यों जरूरी है? अभी 3-4 दिन पुराने बयान उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि टेस्टिंग क्यों जरूरी है। कभी कभी होता है, एक नाव है, हम कह रहे हैं कि एक नाव है, वो नाव नहीं होती है, हर कोई उसे अलग दिशा में खे रहा है, कहाँ जाएगी वो नाव ये पता नहीं। इंडिया अलायंस की टेस्टिंग के तौर पर क्यों? क्योंकि नोटिस के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत है। इंडिया अलायंस ने 72 सांसदों के हस्ताक्षर लिए। अब जब वोटिंग की जाएगी, साइन तो आपने ले लिया, फिर होगी वोटिंग। अब जब वोटिंग होगी तो क्या वो जो 70 से ऊपर है, यानी 72 सांसद हैं जिन्होंने साइन कर दिया, क्या वो वोट भी कर पाएंगे? तो पहले हो गई सहमति, फिर हो गई सिग्नेचर, फिर हो गई वोटिंग। ये इंडिया अलायंस के गठबंधन के लिए कि फेविकॉल का मजबूत जोड़ है या चावल के दाने से सारे तिनके जुड़े हुए हैं, इस तरह की स्थितियां हैं। अब एक और बड़ा पेच है जिसका शुरुआत में मैंने जिक्र किया कि दरअसल इंडिया अलायंस में इन दिनों नेतृत्व को लेकर जो है खींचतान चल रही है। कई जो सटायर करते हैं, व्यंग्य कसते हैं, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की स्थितियां ऐसा है कि वहाँ नेता ज़्यादा हैं और कार्यकर्ता या झंडा और डंडा उठाकर चलने वाले कम हैं, ऐसा व्यंग्य कसने वाले कहते हैं। यही स्थिति दरअसल इंडिया अलायंस में हो गई है। ममता बनर्जी का बयान आया अचानक से कि अगर ये नहीं चला पा रहे हैं, इंडिया अलायंस नहीं चल पा रहा, तो मैं इंडिया अलायंस, मैंने बनाया इंडिया अलायंस, मैं उसकी कमान लूंगी, मैं उसको लीडरशिप दूंगी और मैं बंगाल से इंडिया अलायंस को चला लूंगी, ये ममता बनर्जी ने कहा। सपा के साथ कांग्रेस के जिस तरह के रिश्ते चल रहे हैं वो जगजाहिर है। सदन में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी विवाद के बीच में बातें चली आई हैं। इसके अलावा अब खुलकर बयानबाजी सामने आने लगी है। महाराष्ट्र में चुनाव हारने के बाद सारी जो दोस्तियां हैं उन्हें लेकर अब तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इन सब के बीच किसी ने चलते चलते लालू यादव से पूछ लिया कि भाई क्या करना है, कौन इंडिया अलायंस? वो भले ही ठीक है कि रेल मंत्री रहने के दौरान पुराने रेल मंत्री, नए रेल मंत्री, बहुत छींटाकशी हुई, अभी भी कई बार विवाद निकल जाते हैं, बयान निकल जाते हैं, लेकिन अब चूंकि बात इंडिया अलायंस की हो रही तो लालू प्रसाद ने भी कहा कि हाँ, ममता बनर्जी को कमान देनी चाहिए, और कांग्रेस इसे बहुत करीब से देख रही है। इन सब के बीच एक और पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो कहीं है कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, इस तरह के इंडिया अलायंस में वो शामिल है। दिल्ली में चुनाव भी होने हैं। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भी खींचातानी, रस्साकशी चल रही है। तो ये जो सारा सवाल है, इस अविश्वास प्रस्ताव जो सभापति या धनखड़ साहब के लिए लाया जा रहा है, उससे कांग्रेस भी खुद की टेस्टिंग कर रही है कि नेतृत्व को लेकर जो कवायद चल रही है इंडिया अलायंस में, उसमें वो कितने पानी में है, एक बात। दूसरी बात कि इंडिया अलायंस खुद कितने पानी में है, और तीसरी बात अपने आप को एक तरह से प्रोजेक्ट करना, अपने आप को ताकतवर दिखाना राज्यसभा में, या कम से कम अपनी मौजूदगी को वहां पर दर्ज करवा पाना पब्लिक के सामने। ये दरअसल एक मोटा मोटी कनेक्शन
यहाँ पर शुरुआती तौर पर नज़र आता है। अब आगे हमने प्रक्रिया भी आपको बताई किस तरह से पूरी प्रोसेस होगी, वोटिंग की प्रोसेस होती है, संख्या बल किस तरह का चाहिए, ये तमाम चीज़ें आपने जान ली। आगे क्या होगा वो भी हम लगातार अपडेट आपको पहुंचाएंगे, लेकिन मोटा मोटी स्थितियां ये हैं। महाभियोग शब्द एक बार बार आ रहा है, वो भी उसकी परिभाषा भी हमने आपको बता दी। अब वो परिभाषा यहाँ फिट बैठती नहीं बैठती है, अलग अलग जानकारों का अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव कहना चाहिए, कुछ से महाभियोग ही कह रहे हैं, कुछ का कहना यह है कि इस तरह की जो स्थितियां हैं, संख्या बल के हिसाब से ना भी देखा जाए, इस तरह की जो स्थितियां हैं साफ नहीं है उपराष्ट्रपति को लेकर या सभापति जो होते हैं राज्यसभा के, उन्हें लेकर स्थितियां जो संविधान में जानकारियां वो बिल्कुल साफ नहीं है। लेकिन क्या क्या जानकारियां वो भी हमने आपको बता दी। क्या कुछ आप देखना चाहते हैं, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा आलोचना के फॉर्म में, वो भी आप हमें बता सकते हैं। और फिलहाल यहीं पर रुक जाते हैं। नमस्कार।